Chapter 3 Current Electricity. the bacha party. Current and electricity. The word current means flow and electricity means charge. So इलेक्ट्रोस्टैट से हम बाहर आ चुके हैं और आज हम क्या पढ़ेंगे, चार्ज अगर फ्लो करता है तो उसके इम्पैक्ट क्या होंगे। तो लेट जस्ट से तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ठीक, इसमें पॉजिटिव चार्जेस ऐसे जा रहे हैं और नेगेटिव चार्जेस ऐसे जा रहे हैं। तो बताइए करंट की डायरेक्शन क्या हुई। एनीवन? इस डायरेक्शन में करंट होगा। करंट इज इक्वल टू करंट बाय पॉजिटिव चार्जेस, करंट बाय नेगेटिव चार्जेस। बीच में क्या आएगा, प्लस या माइनस? प्लस। ठीक, चार्जेस बेशक अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, करंट की डायरेक्शन या तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में होगी या नेगेटिव से अपोजिट होगी। आपको डाउट है तो मैं मॉडुलस भी लगा लेता हूँ, ठीक है। तो करंट इसी डायरेक्शन में रहेगा। फिर करंट का फॉर्मूला क्या है, जरा हेल्प करवाएंगे। करंट का फॉर्मूला, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो dq by dt या एवरेज करंट विल बी इक्वल टू फ्लो इन चार्ज अपॉन टाइम टेकन। तो qt का ग्राफ है हमारे पास, बताइए क्या देगा qt। सेंस ऑफ ह्यूमर भी नहीं है, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या देगा हमें, करंट, और करंट टाइम का स्लोप क्या, एरिया क्या देगा, चेंज इन चार्ज, डेल्टा क्यू, कितना चार्ज चेंज हुआ, कितना फ्लो हुआ। ये चीजें थोड़ी सी याद रख लेना। करंट दो टाइप के हमें डिस्कस करने होंगे, एक डायरेक्ट करंट और दूसरा एसी अल्टरनेटिंग करंट। एक ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे, ठीक, जो सेम डायरेक्शन में फ्लो करता रहे, दैट इज डायरेक्ट करंट। तो आप देखिए डायरेक्ट करंट का बेस्ट एग्जांपल यही है, एक करंट है जो कांस्टेंट चले जा रहा है। डायरेक्ट करंट का दूसरा एग्जांपल ये हो गया, ये करंट है। तीसरा एग्जांपल ये हो गया, चौथा एग्जांपल ये हो गया, ये सारे डायरेक्ट करंट हैं। और पांचवा एग्जांपल ये हो गया। करंट जिस भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में फ्लो करता रहे। करंट की वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन करंट एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन में ना हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं करंट हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर, इन सब में एक्स एक्सिस से ऊपर है, इसमें एक्स एक्सिस से नीचे। ऑल ऑफ दीज आर डायरेक्ट करंट्स। एक नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना। तो देखो तुम्हारे पास ये करंट है, बताओ कौन सा करंट कहेंगे। दिस विल बी एन अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि करंट पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे फ्लो कर रहा है। थोड़ा सा भी करंट अगर नेगेटिव में चला गया तो वो अल्टरनेट कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो ये हमारे पास डीसी के कुछ एग्जाम्पल हो गए, थोड़ा सा देख लेना। फिर इसके बाद द नेक्स्ट टर्म दैट वी हैव इज करंट डेंसिटी, सिंबल जे, स्मॉल जे कैपिटल जे आपकी चॉइस है। तो करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया। हाँ भाई सोच समझ के बताइएगा, करंट को डायरेक्शन कौन देगा, सॉरी करंट डेंसिटी को डायरेक्शन कौन देगा। बोलो। लेफ्ट साइड वेक्टर, राइट साइड वेक्टर आना चाहिए। राइट साइड कौन वेक्टर है, एरिया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर कभी भी डिवाइड में नहीं आ सकता, सॉरी एरिया यूनिट वेक्टर, ये बेटर, ठीक। तो करंट डेंसिटी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, लेकिन ये चीज भी थोड़ी सी गलत है। प्रॉपरली तो पता है क्या लिखा जाना चाहिए, करंट डेंसिटी इज करंट अपॉन एरिया। इसमें क्या प्रॉब्लम है, एनीवन? करंट वेक्टर नहीं है, इसकी ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये फॉर्मूला सही है, ठीक है। करंट डेंसिटी विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, नॉट अलोंग द एरिया। आ जाओ समझाता हूँ। तुम्हारे पास ये एक वायर है, वायर में से करंट जा रहा है। तो इमेजिन करो मैंने वायर को हाइपोथेटिकली कट कर दिया। अगर वायर को मैं बीच से काट देता हूं तो करंट रुक जाएगा। जस्ट इमेजिन वायर कट हो गया, तो यहां से करंट आ रहा है और करंट इतने एरिया से पास आउट कर रहा है। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, करंट अपॉन एरिया। व्हाट इफ मैं वायर को टेढ़ा काट दूं, ठीक, तो यहाँ पे
ये मेरे पास एक वायर हो गया, हाइपोथेटिकली कट कर रखा है, मतलब वायर पूरा है, जस्ट उसका एक सेगमेंट डिस्कस कर रहे हैं। अब करंट ऐसे जा रहा है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगेन करंट इज अ स्केलर विद डायरेक्शन। करंट बेशक स्केलर है लेकिन करंट के पास डायरेक्शन है, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। एनीवन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? प्लेन की डायरेक्शन दिख रही है सबको? दिस इज सरफेस, ये सरफेस हो गया, इसके परपेंडिकुलर ये किसकी डायरेक्शन है? एरिया वेक्टर की। अब सोच समझ के बताओ, जे करंट डेंसिटी किस डायरेक्शन में होगा? करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में करंट होता है। ठीक, तो ये कहना थोड़ा सा गलत है कुछ ज्यादा लिमिट्स में। ठीक, ये वाला कहना सही है लेकिन ये गलत है। तो करंट डेंसिटी विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट मूव हो रहा होगा। चलो ये बात समझ में आई। अब ये एंगल हमारा क्या है? थीटा है। दो वेक्टर हैं, उनके बीच में एंगल थीटा हो गया। अब आप ऐसे करो, आप ये वाला एंगल लोगे तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा। अब आपके पास क्या है? ये एक एरिया हो गया, लेट जस्ट से हाइपोटेन्यूज। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट ये वाला, एक कंपोनेंट ये वाला। करंट कौन से कंपोनेंट से पास हो रहा है? करंट इस वाले कंपोनेंट से पास होगा। सो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? ए कॉस थीटा। तो जे का प्रॉपर फॉर्मूला होता है करंट अपॉन ए कॉस थीटा, या फिर आई कैन से करंट इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा या जे डॉट ए। आई जा या जा आई, जैसे भी याद करो। सो दिस विल बी करंट डेंसिटी। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, फॉर्मूले दोनों ही कहना गलत है। कॉस थीटा लिया जाएगा, इसे प्रॉपरली लिखना मैं सिखा सकता हूं लेकिन ना, मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, मान लो मैंने तुम्हें करंट कैरिंग वायर दे दिया रैंडम शेप का। ये एक वायर है, इसमें से करंट जा रहा है, यहां से करंट आया, यहां से करंट गया। तो बताओ करंट डेंसिटी ज्यादा कहां होगी? तो ये सारा वायर सीरीज में है, आई होप आपको याद हो सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम। तो J इज इक्वल टू आई बाई एरिया। ऐसे फॉर्मूला से देख लेना प्लीज। याद रह जाएंगी ये बातें, जस्ट इन केस अगर आपके पास J वेरिएबल आ जाए, लेट जैसे मैं कह दूं करंट डेंसिटी है J नॉट R, इस टाइप से, यहाँ तो J कांस्टेंट है, तो करंट का आपका फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन J dA डॉट प्रोडक्ट ऐसे। J मींस के PYQ में इस पे क्वेश्चन देख लेना, आई होप एलिमेंट लेना आता हूं। The next thing is electron mobility. ठीक है, कैन आई स्टार्ट? तो अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, विच इज म्यू या म्यू ए। अभी के लिए हम इसे म्यू बोल सकते हैं, लेकिन लास्ट चैप्टर में 14th सेमीकंडक्टर्स में होल मोबिलिटी भी आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ज्यादा होती है होल मोबिलिटी से, पहले ही बता दूं। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर मोबाइल्स एज कंपेयर टू होल्स। अगर किसी को सेमीकंडक्टर याद है तो, नहीं याद है इट्स ओके। अब आइए वापस देखिए, सबसे पहले ये मेरे पास क्या है? एक कंडक्टर है। ठीक, मैंने इसे कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। करंट की डायरेक्शन बताइए, करंट कैसे होगा? ऐसे, कोई प्रॉब्लम? अंदर ये डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। कोई आर्ग्यू करना चाहे? मैंने एक मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखी है, कोई आर्ग्यू करो। एनीवन, मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती थी, जल्दी बोलो, सही है गलत है? अब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, इट इज जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, एक मेटल के बीच में हाथ रख के देख लो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड।
मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, अगर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो। हाँ भाई, आई होप आपको पता हो प्रोटॉन वगैरह तो मूव कर नहीं सकते, तो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? अपोजिट, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अब एनीवन, इलेक्ट्रॉन की आरएमएस स्पीड कितनी होती है? स्क्वायर रूट 3 RT/m या फिर 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे कैलकुलेट करो, आंसर नियरली 10⁵ मीटर पर सेकंड आएगा। पावर एक कम एक ज्यादा हो सकती है। दिस विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 1,00,000 मीटर, 100 किलोमीटर, 10⁵। ओके, आओ, तो सबसे पहले मान लो मैंने यहां पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नहीं की, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे 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 ऐसे, घूम फिर के इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, टाइम लगा 1 सेकेंड। लेट, बात आई समझ? तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 काफी घूम रहा है, और 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन ने ये जो डिस्टेंस कवर किया ये है 100 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ भाई, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में ट्रेवल करते हैं। तो व्हाट इज करंट? करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। ये डेफिनेशन गलत है। करंट इज डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज। एक मेटल अगर तुम ले लो तो उसमें क्या होता है, चार्ज मूव करते रहते हैं, लेकिन करंट नहीं होता। जब सारे चार्ज किसी सेम डायरेक्शन में फ्लो करें तब करंट आता है, रैंडमली करंट नहीं आता। आ जाओ, अब मैंने क्या किया, मैंने इसी को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, ठीक। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? नॉन जीरो। फोर्स कहां लगेगी इलेक्ट्रॉन पे? एनीवन? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, फोर्स कहां लगेगी? इस डायरेक्शन में। फोर्स की वैल्यू क्यू ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 10⁻⁻19 में कितनी फोर्स होगी? काइंड ऑफ नेग्लिजिबल। तो ये इलेक्ट्रॉन अब मूव ऐसे ही करेगा मान लो, लेकिन ये हल्का हल्का लेफ्ट साइड डिस्प्लेस होने लग जाएगा। तो ये हल्का हल्का, ठीक है, लेफ्ट साइड आ रहा है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसे हल्का हल्का इस साइड लेके जा रही है। जैसे मान लो कैरम बोर्ड खेल रहे हो, आपकी गोटी थोड़ी सी दूर है, टोकन आपका, जब कोई नहीं देख रहा तो आप उसे सरका सरका के होल्स के पास ला रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट एक्सटर्नल फोर्स से होती है। तो आपका पाथ तो वही है, लेकिन आप उसे हल्का हल्का सरका रहे हो, कोई नहीं देख रहा तो उस पर फूक मार रहे हो, कोई बिल्कुल ही नहीं देख रहा तो वो गायब हो रही है टेबल से। ठीक है, मैं एक बार इलाहाबाद एनडीए देने गया था, पहला और आखिरी मेरा एसएसबी, और हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। एक लड़का था, पता नहीं कहाँ से था, कैरम बोर्ड में एक गोटी नहीं डल रही और उसकी गोटी कम हो रही, और हम लोग इतने सारे खड़े होकर मैच देख रहे, कोई नोटिस नहीं कर पाया ये बात। एक एक करके उसने सारी गोटियां गायब कर दी कैरम बोर्ड से, ठीक है, और लास्ट में जीत गया। जब उसने लास्ट वाली गोटी डाल ली तो हमें लगा यार इसकी गई कहाँ, इसने तो मैच किया ही क्या। ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में आगे निकलते हैं, ठीक है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, क्या करना पड़ता है, डब्बा टेढ़ा। तो सोचेगा आप लोग। अब वापस आओ, दिस वॉज इनिशियल एंड दिस इज नाउ फाइनल। तो बच्चों अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिख रहा है सबको? इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गैस कर सकते हो क्या होगी 1 सेकंड में? तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस तो उतना ही होगा, 10⁵ मीटर 1 सेकंड में। डिस्प्लेसमेंट, एनी आइडियाज? डिस्प्लेसमेंट विल बी 0.1 millimeter, or I can say 10⁻⁻⁴ meter. So बालकों, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना आया? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, जबकि आरएमएस स्पीड या एवरेज स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड।
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लाइक जैसे क्लास के सारे बच्चों को रेड बुल पिला दी मैंने भांग मिला के, कोई अपनी जगह पे नहीं चलाया, नहीं टिक रहा, सारे इधर उधर भाग रहे हैं, रूम में गोरिल्ला वॉल्फ चल रही है, सारे बहुत डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, बट एट द एंड जैसे ही रेड बुल का इफेक्ट कम हुआ सारे अपनी सीट पर बैठ गए। तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नियरली नेग्लिजिबल। तो प्लीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल होता है, दैट्स व्हाई द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी नेग्लिजिबल। So what is drift velocity? The average displacement of an electron. Okay, drift velocity average velocity है, displacement upon time है drift velocity। तो दोनों में बहुत डिफरेंस प्लीज देख लेना। अब एक चीज देखो, हमने नोटिस किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डायरेक्टली बी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, उतने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होंगे। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो V इज इक्वल टू यू प्लस AT लगाओ, ठीक है, ऑन एवरेज सारे इलेक्ट्रॉन्स में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नहीं की थी तो कितनी स्पीड थी सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज? 0, रैंडमली मूव कर रहे थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स बाय मास, फोर्स कितनी है? क्यू ई, और टाइम। हाँ बच्चों, क्या इलेक्ट्रॉन पे हर इंस्टेंट पे क्या हुई फोर्स लगेगी? नहीं। देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, यहां गया, मुड़ा क्यों? क्यों डायरेक्शन चेंज की? कॉलिजन। बात आई समझ? सो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन टाइम ओनली फोर्स कितनी होगी? क्यू ई। इलेक्ट्रॉन पे जब कोई और कॉलिजन वाली फोर्स नहीं लग रही है तब उस पर क्या हुई फोर्स होगी? कॉलिजन फोर्स उस पर बहुत बड़ी होगी। तो मैं यहां टाइम कितना लूं? टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। ये हमारा किसका फॉर्मूला होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम इंटू ई। तो आई होप आप समझ रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यों प्रोपोर्शनल है। हाँ भाई, प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, क्या आएगा? कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम म्यू कहेंगे। सो म्यू इज व्हाट? म्यू क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर कंपेयर करो ई टाउ बाय एम। प्लीज ये फॉर्मूला याद रख लेना, यूज होता है, ये सेमीकंडक्टर में ज्यादा यूज होता है, इस चैप्टर में यूज नहीं होता। करें नेक्स्ट। इसके बाद देखो, ये हमारे पास एक वायर है, वायर में है स्मॉल एन विच इज नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? VENA। शॉर्ट में याद रख सकते हो वीना आई। अभी वीना आई है, आगे मीना आएगी और फिर बिना भी आएगी। ये 3 फॉर्मूले हैं, वीना मीना बिना, तो थोड़ा सा देख लेना। सो करंट इन अ वायर इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, नंबर डेंसिटी एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये फॉर्मूला थोड़ा देख लेना। ऑफ कोर्स मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा इसका। करें आगे नेक्स्ट। हाँ भाई, इक्विवेलेंट of
ओम्स लॉ, आई होप सबको पता हो ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर है, लेकिन मैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पूछ रहा हूं। ओम्स लॉ जैसा एक लॉ पूछ रहा हूं, इक्विवेलेंट ऑफ ओम्स लॉ, एनीवन, किसी को याद है? आइए देखिए, सबसे पहले करंट इज इक्वल टू VENA, कोई प्रॉब्लम? एरिया को इस साइड ले आओ, करंट अपॉन एरिया, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला E टाउ E बाय M, कोई प्रॉब्लम किसी को? आओ, क्या मैं कह सकता हूं J इज इक्वल टू N E स्क्वायर टाउ बाय M इनटू E, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो J इज इक्वल टू सिग्मा E, दिस थिंग इज कॉल्ड इक्विवेलेंट ऑफ ओम्स लॉ। J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये इक्विवेलेंट ऑफ ओम्स लॉ है। हाँ भाई, सिग्मा क्या है एनीवन? सिग्मा इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी, दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। तो बच्चों, या तो मैं लिख सकता हूं J इज इक्वल टू सिग्मा E, सिग्मा को यहां भेज दूं तो E इज इक्वल टू रो J, ये दोनों इक्विवेलेंट ऑफ ओम्स लॉ है, लेकिन ये वाला हम प्रेफर करते हैं। ये V इज इक्वल टू आई आर ही है, बस अलग तरीके से लिख रखा है। तो बच्चों, अगर तुम्हें फॉर्मूले याद रखने हैं तो J इज इक्वल टू सिग्मा E याद ना आए तो जैसे भी करके याद कर लेना, J सिग्मा E, J सिग्मा E, मैं तो जैसे ही याद करता हूं। और अगर तुम्हें फिर भी ना हो तो E क्या तुम रोज रोज के ड्रामे करते रहते हो, उससे देख लेना। रोज ही ड्रामे हो रहे हैं, तुम्हें कुछ ना कुछ मेथड बनाने पड़ेंगे फॉर्मूले याद करने के लिए, एक्रोनिम्स वगैरह, एनीथिंग जिससे याद हो जाए। लेकिन फिजिक्स में सारी चीजें एक्रोनिम ही है, फॉर्मूले। जैसे ओम्स लॉ याद करने का बेस्ट तरीका, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। घटिया था। आइए वापस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक मेथड हो गया। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, खासकर मैथ्स द फॉलोइंग में, क्योंकि वो फॉर्मूले होते हैं जो बच्चा ध्यान से नहीं देखता। हाँ भाई, कंपेयर करो, सिग्मा की वैल्यू बताओ। तो सिग्मा या 1 बाय रो, इट इज नीट बाय एम। किसी को नीट से दिक्कत हो तो टीन बना लो। नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्क्वायर, रिलैक्सेशन टाइम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास सिग्मा का फॉर्मूला होगा, तुम्हें याद होना चाहिए। हाँ बच्चों, हेल्प करवाओ। सिग्मा इज इक्वल टू एन ई ई टाउ बाय एम, एनीवन, ये किसका फॉर्मूला है? म्यू, मोबिलिटी का। तो एन ई म्यू, ये वाला जो है चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर में बहुत यूज होता है स्टार्टिंग में। आपको इसके क्वेश्चन सेमीकंडक्टर में ही मिलेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना। स्टार्ट। नेक्स्ट, ओम्स लॉ। हमें पता है एक रेजिस्टेंस में से जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतने ज्यादा उसके अक्रॉस वोल्टेज होगी। तो प्लीज याद रखना, ओम्स लॉ में V एक्चुअली डेल्टा V है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, तो ये फॉर्मूला V इज इक्वल टू आर आई लिखा जाना चाहिए, लेकिन हम भी आई आर लिख देते हैं क्योंकि हम कांस्टेंट्स पहले लगाते हैं। ये वो फॉर्मूला है, थोड़ा सा प्लीज देख लेना। ओम्स लॉ है। अब आ जाओ, J इज इक्वल टू सिग्मा E, डिराइव करवाओ। तो J क्या है? करंट अपॉन एरिया। सिग्मा क्या है? 1 बाय रो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पोटेंशियल अपॉन लेंथ। ठीक, रीअरेंज करो टर्म्स को, तो V इज इक्वल टू रो L बाय A इंटू आई।
और ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, रेजिस्टेंस का। सो प्लीज याद रखिएगा रेजिस्टेंस 3 चीजों पर डिपेंड करता है। किस किस पे? नहीं, एग्जैक्टली नहीं। सबसे पहला टेम्परेचर पे, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू आर अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपने देखा हो। ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं है, ये छोटे मोटे टेम्परेचर चेंज के लिए वैलिड है, ज़्यादा बड़े चेंज के लिए नहीं। अगर बड़े चेंज हो जाएं तो फॉर्मूला ये लगता है, ये लार्ज चेंज के लिए है, ये स्मॉल चेंज के लिए है। बाकी डिटेल्स में नोट्स देख लेना प्लीज, ठीक है। नीट में मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उनमें हमेशा ये यूज हुआ है, जेई में नीचे वाला यूज होता है थोड़ा सा। बाकी ये तुम्हें एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। एनसीईआरटी खोल के देख लेना, एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे रखे हैं, एक में ये यूज हो रहा है, एक में ये यूज हो रहा है। नेक्स्ट, फिर और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, ठीक। तो जितना अच्छा मटेरियल होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। जैसे सबसे बेटर कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर। तो घर में तारों में सिल्वर क्यों नहीं यूज करते हैं, चोर आएंगे तार उठा के ले जाएंगे ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना प्लीज। दूसरा, दो मटेरियल हमारे पास होते हैं विच आर, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन एंड मैंगनीन। कॉन्स्टेंटाइन एंड मैंगनीन नाम सुना है? देखो, कॉन्स्टेंटाइन तारा एंड मैंगनीन। मेरी राइटिंग और खराब होती जा रही है तुम्हारे लेक्चर में। नहीं, वापस आओ। कॉन्स्टेंटाइन एंड मैंगनीन, these are used in resistance boxes. Why? क्योंकि इनका अल्फा नियरली नेग्लिजिबल होता है, इनका अल्फा नियरली 0 होगा, तो ये टेम्परेचर के साथ वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। तो रेजिस्टेंस बॉक्सेस में ये यूज होते हैं, इनका अल्फा वेरी स्मॉल होता है, बहुत छोटा। अब इसके बाद तीसरा केस क्या है बताइए, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन डायमेंशन, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो आप देख सकते हो रेजिस्टेंस लेंथ ब्रेड्थ हाइट इन पे डिपेंड कर रहा है। सो व्हाट इज लेंथ, हाँ भाई, व्हाट इज लेंथ ऑफ अ रेजिस्टेंस, लेंथ इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय करंट। करंट जितनी लेंथ को क्रॉस करके एक रेजिस्टेंस में से जाता है उस लेंथ को हम लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। देखो, ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये हाइट। मैंने तार ऐसे कनेक्ट कर दी, ठीक। तो बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा, रो एल बाय ए। लेंथ क्या लूं, आइए बच्ची, क्या आने का मूड नहीं है क्या, लग रहा है, कोई बात नहीं बच्ची, मेरा ये मूड नहीं था। 6 बजे उठा था आज, उठते ही सो गया, फिर 6:05 पे उठा, फिर 5 मिनट सदमे में रहा ये हो क्या रहा है। फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज की, योगा किया, योगा में फेवरेट आसन शवासन, ठीक बस लेट जाओ उसमें 1 घंटा लग गया, चटाई पे भी सो रहा हूँ मैं वो तो आरामजादे मच्छर हैं जो सोने नहीं देते, बहुत हो गए। फिर उठा, खाना बनाया, खाना बनाया तो बनाया, मेनली होता है पोस्ट करना कि मैंने कुछ बनाया है आज। देखा, उस डिश को अभी तक मैंने कुछ नाम नहीं दिया जो चैनल पे डालिए, देख लेना, जो नाम पसंद आया बता देना। घर में जो भी चीजें अवेलेबल होती हैं सारी डाल देता हूँ, बन गया तो ठीक है, वरना फोटो तो ठीक आ ही रही है किसको पता चलेगा टेस्ट क्या। फिर जाओ नहाओ, एक तो डिसाइड करने में टाइम लगता है, ठंडा पानी गर्म पानी, फिर लास्ट में ठंडे पानी से ही नहाते हैं। ठंडे पानी से नहाने का पहला इम्पैक्ट, पहले थोड़ा सा हाथ घुसाओ पानी में कि हाँ भाई नहाया जा सकता है, नहीं नहाया क्या। ओ, कई लोग नहा के ही नहीं आए, मेरा दर्द नहीं समझ पा रहे, मैं तो यही बताऊंगा। कोई बात नहीं बच्चों, दिन में जाके 3 बजे नहा लिया करो, जब पानी बिल्कुल ताता ताता मस्त मस्त। तुम ठंडे और गर्म पानी से एक साथ नहा रहे हो दिन के टाइम पे, एक तो डायरेक्ट पानी वो ठंडा होना चाहिए, लेकिन धूप इतनी है वो गर्म हो जाता है।
बेस्ट नहाना है रात को नहा के सो जाओ, नींद बहुत अच्छी आती है, सपनों में भी अच्छा फील होगा, बास नहीं मारोगे। ओके, इस क्लास में बहुत कम बच्चों के चश्मे हैं, मैंने अभी नोटिस किया, जबकि मैक्सिमम क्लासेस में ये ढीबले वाले बहुत होते हैं। आइए वापस। हाँ तो बच्चों, देखा आपने डिस्टर्ब करने का नतीजा। मैं खुद पे ब्लेम नहीं लेता। फर्स्ट रूल ऑफ टीचिंग, सेकंड रूल ऑफ टीचिंग, हमेशा बच्चे को ब्लेम करो। हाँ भाई बताइए, इसमें लेंथ क्या होगी? h। करंट कितने डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है? h को, तो लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस h ट्रीट किया जाएगा। और ये कितने एरिया से आ रहा है? ठीक, LB BL, so this will be the length of resistance। अब एक चीज देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ स्ट्रेच या ड्रॉ। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे बोल दिया जाए मास कांस्टेंट है या वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आपको अपने आप मान के चलना है डेंसिटी कांस्टेंट है। ठीक, ये मैं सांप छोड़ रहा हूँ, थोड़ा समझ जाना, तुम डॉक्टर वगैरह हो, मैक्सिमम डॉक्टर वगैरह क्या होंगे, ठीक है, ये दवाई ले आना ना समझ में आया तो। ओके, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L बाई ए। अगर मैंने एक वायर को खींच डाला तो ये मत सोचिएगा सिर्फ उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो एरिया में चेंज आएंगे। तो यहाँ वेरिएबल हो जाते हैं 3, 1 2 3, बुड्ढे की मशीन। ठीक, काफी रेसिस्ट गाना है ये। रेसिस्ट नहीं, क्या है ये? बुड्ढा रेस है क्या? नहीं, बुड्ढा रेस नहीं है, बुड्ढा एज, एजिस्ट है ये जोक काफी। बॉडी शेमिंग भी आई थिंक, या नहीं, जाने दो बच्चों, इतना सोचने का टाइम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ। अगर मैं कहूं मैंने खींच के लेंथ डबल कर दिया, तो ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए, लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर L स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वॉल्यूम आ जाएगा। तो वेरिएबल कौन बचा? एक ही। तो थोड़ा सा देख लेना इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक, नोट्स में एग्जांपल है। नेक्स्ट, इसके बाद चलो थोड़ी सी पावर लगाते हैं काम में। पावर, दूसरा नाम एनीवन? वॉटेज। तो पावर का सिंबल आपको कुछ बुक्स में W भी मिल सकता है, कुछ क्वेश्चंस में W भी मिल सकता है, मत कहना ये तो बर्डन है। यहाँ पावर की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड। इंस्टेड ऑफ dW by dt हम यहाँ dH by dt कहते हैं। ठीक, कितना हीट का लॉस हो रहा है? एनीवन, हीट का लॉस कौन करवाता है LCR में? LCR सुने, लास्ट चार्टर आपका? ओके, रेजिस्टेंस। तो इस चैप्टर में सिर्फ रेजिस्टेंस है, जहां भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी अगर करंट फ्लो हो गया तो। रेजिस्टेंस इज एनी डिवाइस, आपका कूलर, AC, पंखा, गीजर, मोबाइल चार्जर, ये फालतू का बोर्ड, ठीक, ऑल ऑफ दीज आर रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास जहां भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा वहां पावर का लॉस होगा। फॉर्मूला बताइए, V स्क्वायर बाय R या फिर I स्क्वायर R या फिर VI। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, प्लीज देखिएगा, आप जो फॉर्मूला लगा रहे हैं उसी का डेटा पुट करना है। जैसे मैं आपसे कह दूं आपके पास यहाँ 3 ओम, यहाँ 6 ओम और यहाँ एक बैटरी है 18 वोल्ट की, बताइए किसको कितना पोटेंशियल मिलेगा? इसको 12, इसको 6, ये पोटेंशियल मिलेगा। तो अगर मैं पूछूं बताओ 6 ओम से पावर लॉस कितना हो रहा है, तो तुम लगाओगे I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाय R। तो मैं रख दूं 18 स्क्वायर अपॉन 6, सही है। जिस रेजिस्टेंस से तुम्हें डेटा चाहिए उसी रेजिस्टेंस का तुम्हें डेटा पुट करना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चे कहते हैं पावर नहीं आ रही,
पावर आएगी कैसे? अगर मैं नेट पावर पूछ रहा हूं तो नेट पावर के लिए नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस ऐसे रखो, थोड़ा सा देख लेना ये। अब पावर हमारे पास दो टाइप की होगी, एक रेटेड पावर, रेटेड को मार्क्ड भी बोलते हैं, और दूसरा कंज्यूम्ड पावर, और वी कैन आल्सो से सप्लाइड। पावर दो टाइप्स की होंगी, एक ये एक वो। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, आज से बहुत साल पहले नियरली 2011 में मेरा एक स्टूडेंट था, मेरे खुद के तो बच्चे थे नहीं तो दूसरे बच्चों को जा जाके उनके घर पे पढ़ाता था। तो मैंने अपने स्टूडेंट से कहा कि बेटा जा मेरे लिए पानी ला दे। कमीना लाल मिर्च डाल के लाया, लेकिन था तो मेरा ही स्टूडेंट, शीशे वाले ग्लास में लेके आया, साफ साफ दिख रहा है। तो जब भी मैं पानी पीता हूँ मैं पहले चेक कर लेता हूँ। ऐसी बात नहीं है, टेस्टलेस और स्मेललेस भी चीजें होती हैं जो डाली जा सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट यू डोंट नो एज लॉन्ग एज ओके। ठीक, सोचिएगा बच्चों, ऐसी और टिप्स के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में गालियां दें, ठीक है? ओके, नेवर माइंड, आज लगता है किसी का मूड नहीं है बकवास करने का। मूड होगा भी कैसे, जस्ट 19 दिन रह गए हैं नीट के पेपर के लिए। बड़ा मजा आता है बच्चों को देख के ऐसे तड़प रहे हैं काउंटडाउन में। कोई नहीं बच्चों, सब अच्छा ही होगा, ठीक है? क्या हुआ? नहीं, मेरे पास मैसेज आने लग गए, सर हम बड़े परेशान हैं। तो मैं तो नहीं हूँ, मेरे को क्यों कर रहा है? ठीक है, मजाक अपनी जगह, परेशान हो तो बता दिया करो, यहाँ पे दो दो काउंसलर्स हैं, ठीक है? जाके उन्हें परेशान करो। जैसे मैं भी चलता फिरता किसी बाबा के पास बैठ जाता हूँ कि बाबा शादी नहीं हो रही। बाबा कहता है ये ले, ये बांध के रखा कर कुछ, क्या वटेवर नाड़ा वगैरह क्या बोलते हैं वो, ताबीज, ताबीज, धागा वगैरह नहीं होती, सॉरी नाड़ा नहीं था, धागा बोल रहा था मैं बाबा ये तो मैंने किया है, पिछले बाबा ने यही कहा था जो आपने कहा। मैं कई बार थोड़ा मजे ले लेता हूँ, गलत है बहुत स्केल्स पे, लेकिन अच्छा लगता है। यहाँ कल्पना चावला हो गया हॉस्पिटल, उसमें मैं चला जाता हूँ मजे लेने काउंसलर्स के, कि मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक, मेरा बाप बहुत गरीब था, उसके पास सिर्फ 4 ही नौकर थे। मैं भी बहुत गरीब हूँ, ठीक है? मेरे पास एक भी हेलीकॉप्टर नहीं है, छोटी मोटी कारें ही है बस। कभी कभी ऐसे ही काउंसलर्स के पास चले जाया करो मजे लेने के लिए, ठीक है? कोई बीमारी ना हो तो बता दो, और देखो फिर काउंसलर कैसे परेशान हो रहा है। ये अलग बात है, वो 2-3 बारे में समझ जाएगा, और अगर वो नहीं समझ रहा है तो और अच्छी बात है, ठीक है? कभी पता चले ये बातें बता दो जाके, बताते रहना, मैं अपलोड कर ही रहा हूँ इसे। थोड़े हंस तो लिया करो पाजी, सुबह सुबह बुंडी शक्ल लेके बैठ जाते हो, ठीक है? सुबह सुबह तो मेरे पास स्टैंड अप कॉमेडी के लिए आइटम भी तैयार नहीं होते, क्या ही बोलूं। हंसो, जिंदगी में सबसे बड़ा जोक सोचो तुम्हारी जिंदगी, ठीक? ठीक, पेपर आते रहेंगे जाते रहेंगे, एक चीज हमेशा याद रखना, इंडिया में 1950 से लेट्स से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, इनका कोई ना कोई टॉपर रहा होगा। हर एग्जाम के टॉप 10 टॉपर उठा लो, क्या उखाड़ लिया इन्होंने? कहीं न्यूज वगैरह में सुन रहे हो इनके नाम? जितने भी लोगों ने इंडिया को संभाल रखा है, ये सारे वो हैं जिनका नीट आईआईटी क्लियर नहीं हुआ। ऑफ कोर्स जिनका क्लियर हुआ है वो भी बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे नल्ले हैं, ठीक है? लेकिन ये इतने वर्थ इट नहीं है जो न्यूज में आप सुन लेते हो, एक ने सुसाइड कर लिया, एक ने ये कर लिया, एक ने वो कर लिया, इतने वर्थ इट नहीं है। जिन लोगों से कुछ नहीं होता कई बार वो बहुत कुछ कर जाते हैं। ऑलवेज मेंशन बच्चे,
ठीक है, कई बच्चे आते हैं बोलते हैं पेरेंट्स बहुत डांट मार रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मैं उन्हें समझा देता हूँ कि यार तुम बच्चे पे ध्यान दो ना, पहले तो बच्चे से एक्सरसाइज करवाओ सुबह शाम। ठीक, आज की जनरेशन सुबह उठते ही पढ़ेगी, स्कूल में जाके पढ़ेगी, शाम को ट्यूशन पे पढ़ेगी, रात को घर आते ही बाप से सुनेगी कि पढ़ क्यों नहीं रहा। ह्यूमन इवोल्यूशन सोचिए तुम लोगों ने कैसे हुई है। एक मच्छी जो अपने दोस्तों से परेशान थी, वो पानी से बाहर निकली, लैंड पे आई अफ्रीका में। ठीक, उस मच्छी ने अपना खानदान बनाया, सारे ह्यूमंस उसी मच्छी से आए। आई होप इवोल्यूशन यही कहती है। अफ्रीका में तो ह्यूमंस आए थे सबसे पहले, इवोल्यूशन की थ्योरी इतना पता है मुझे। फिर निएंडरथॉल आए, पता नहीं क्या क्या नाम आए, उंगे बुंगे, गोरिल्ला आए। ठीक, इन्होंने जा जाके हंटिंग की बिना चश्मे के। ठीक है या तो कुछ डिनर लेके आए या कुछ डिनर बन के गए, और फिर हम उनके एंसेस्टर के अपोजिट है, क्या होता है जेडसेस्टर, डिसेंडेंट्स हैं। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, एंटी इवोल्यूशन। हम वो सारे काम कर रहे हैं कि डार्विन भी सोच रहा होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की भाड़ में। ठीक है, ये तो मोटे होते जा रहे हैं, कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं, हार्ट अटैक में मर रहे हैं इतनी इतनी एज। तो बच्चों सुबह थोड़ा उठ के एक्सरसाइज वगैरह कर लिया। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ज्यादा डांट मारते हैं, उन्हें मेरे पास भेज दो, मैं उन्हें समझा दूंगा कि मैंने आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर रखा है, क्या उखाड़ लिया। ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं है छोड़ दो ये चीज, जहां भी जाओगे कंपटीशन है, लेकिन इतनी टेंशन में मत रहो, जो होगा अच्छा होगा, बस मेहनत करनी होगी। ओके, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। किसी को मेरे कमेंट्स पसंद नहीं आए तो हो सकता है मेरे पे केस्ट हो जाए। आजकल कॉमेडियंस जेल में जा रहे हैं ना, सुना हो। तुम अपने आप को कॉमेडियन बस बोल नहीं ओके, वापस आइए, रेटेड या मार्क्ड वोल्टेज। नेक्स्ट टाइम तुम कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस उठाओ ठीक ठाक, तो उस पर मार्किंग देखना। जैसे तुम्हारे मोबाइल का चार्जर हो गया, ठीक, मोबाइल के चार्जर पे अगर तुम्हारे पास डब्बे वाला है तो आई थिंक 5 वॉट, 5 वॉट और 220 वोल्ट कुछ ऐसे लिखा होगा। तुमने कभी घर में एलईडी लगाई हो, 2-3 साल में एक बार लगानी पड़ती है, आई थिंक फ्यूज वगैरह उड़ जाती है, तो एलईडी पे 12 वोल्ट 220 वोल्ट कुछ ऐसे लिखा होगा या नहीं। हर डिवाइस पे ऐसे मार्किंग होती है। दीज मार्किंग्स आर कॉल्ड मार्किंग्स और रेटिंग्स। ये सारी चीजों की रेटिंग है। गीजर ऑन करो तो तुम गीजर में भी रेटिंग देखोगे। अगर तुमने कभी हॉस्टल वगैरह में रॉड ली हो, ठीक, वो इमर्शन इलेक्ट्रिकल रॉड, तो वो एक 0.5 किलोवाट की आती है, एक 1 किलोवाट की आती है। ठीक, 1 किलोवाट वाली मैंने एक बार ले ली थी, पानी बस 15 मिनट में उसने बहुत अच्छे से उबाल दिया, जबकि आधे वाली आधे घंटे से ज्यादा टाइम ले रही थी। तो मार्किंग नेक्स्ट टाइम देख लेना। अब कंज्यूम्ड, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, चलो समझते हैं। लेट जैसे मार्केट से हम वो बल्ब ले आए, येलो बल्ब जो ट्रांसपेरेंट बल्ब से होते थे, फ्यूज उड़ जाते थे, तोड़ने में मजे आते थे। ठीक, तो मैं मार्केट से एक बल्ब ले आया 100 वॉट का, 220 वोल्ट का, और मैंने इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से मैंने इसे कनेक्ट किया, वो भी 220 वोल्ट की है। आई होप आपको आइडिया हो, अगर हम एसी से कनेक्ट कर रहे हैं तो एसी की आरएमएस वैल्यू हो जाएगी। अब ये 220 वोल्ट पे चलेगा और मैंने 220 वोल्ट दे दिए, तो दिस कौन सी पावर है, ये रेटेड, और ये कितनी पावर कंज्यूम करेगी, ठीक, 100 वॉट ही कंज्यूम करेगी। ऑन दी अदर हैंड, घर में लाइट, जैसे लाइट डिम आ गई, लाइट आ गई 110 वोल्ट, तो ज्यादा ही हो गई, हाँ इतनी आ गई। अब इसकी रेटेड पावर कितनी है, 100 वॉट। क्या ये 100 कंज्यूम करेगा, कंज्यूम कर ही नहीं सकता, इसे उतनी पावर ही नहीं मिल रही। ठीक, तो ये कंज्यूम कितना करेगा, एनी आइडियाज, कोई तो बता दो। एग्जैक्टली आधा नहीं बच्चे, 1/4। इसका रीजन है, दोनों केसेस में कौन सी चीज चेंज नहीं हो रही है, बल्ब। तो बल्ब को देखो, रेटेड पावर, पावर का फॉर्मूला V² बाय R। आप रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हो, तो वट एवर बी द सिनेरियो, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। रेटेड पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
रेजिस्टेंस, तो हम रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, मैंने वोल्टेज आधी कर दी तो पावर 1/4 हो जाएगी ना, बस। एसी में ये वाला फॉर्मूला नहीं होता, एसी में फॉर्मूला होता है पावर कंज्यूम्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ये एसी में आता है ट्रांसमिशन लॉस में। तो ये वाला मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब एसी चैप्टर पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेना। क्या हो गया मरी हुई आत्माओं, पावर पे मैं इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवा सकता। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आते होंगे, नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। फिर आता है ईएमएफ या ईएमएफ, नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, काम नॉट अ फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसका गलती से नाम पड़ गया, इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक सेल जितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका ईएमएफ कहते हैं। सो ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक सेल है, तो आई होप आपको पता हो हर सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। रीजन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया क्या? ठीक, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेफ्ट एक लीप होता है ना, लेफ्ट इलेक्ट्रोलिसिस एनोड पॉजिटिव, लेफ्ट वाली एनोड होती है और पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो आई होप आपको पता हो इलेक्ट्रोलिसिस में आयंस मूव कर रहे हैं बैटरी के अंदर, आयंस मूव करेंगे तो आपस में टकराएंगे एंड टकराना कॉजेस रेजिस्टेंस, अपोजिशन टू फ्लो, ठीक। तो हर सेल में एक अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, दिस इज आवर सेल, ये पूरा है, ये बाहर दिखाया जाता है लेकिन ये होता अंदर है। अब मान लो इस सेल में करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ए के इक्वल। अब मान लो मैं एक सेल को यूज कर रहा हूं, ठीक, जैसे तुम अपना मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल की बैटरी यूज हो रही है, सेल उसका डिस्चार्ज हो रहा है, तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर इक्वेशन हो जाएगी। फिर तुमने अपना मोबाइल लिया, उसे चार्जिंग में लगा दिया, तो चार्जिंग में करंट उल्टा फ्लो होगा, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, E प्लस आई आर। सो व्हाट इज EMF? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल व्हेन इट इज नॉट इन यूज। जब किसी सेल से कोई करंट ड्रॉ ना हो, ना उसमें ऐड हो, उस सिचुएशन को हम EMF कहेंगे। वही डिप्रेस्ड बच्ची, ठीक है, हाँ, बुंडी शक्ल मत बनाओ, खुश रहो, घंटा, ठीक। करें आगे। अब एक चीज देखिए, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि मान लो आपके पास एक डैम है और वहां आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, तो डैम के पास जानबूझ के इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा रखा जाता है। आपके पास कोई सोर्स है, सोर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, उस सोर्स के पास हम रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों रखते हैं एनीवन, जबकि रेजिस्टेंस तो सर्किट में कम होना चाहिए। कोई भी आयो देखते हैं। सबसे पहली बात, हम रेजिस्टेंस कभी जीरो नहीं कर सकते, तो हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है R और मैंने यहाँ एक रियोस्टेट लगा दिया। एनीवन, सर्किट में करंट कितना होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को पावर कितनी मिलेगी, I स्क्वायर R। तो क्या हो गया, मूड नहीं है क्या? एक तो बीच बीच में ना तुम्हारी आत्मा निकाल के वापस डालनी पड़ती है कि हाँ भाई रिबूट हो जाए। बालिको साइड वाली क्लास से नितिन सर आने वाले हैं, डराने का प्लान है, बोलो। नितिन सर अभी एंटर करने वाले हैं, बोलो जल्दी से, एक बार चिल्ला के हैप्पी बर्थडे कहोगे? बर्थडे उनका है नहीं, कभी तो आता है, लेकिन एक बार मैंने ट्राई किया था, वो बहुत अच्छे से ड्रे थे। जैसे ही नितिन सर एंटर होना एकदम हैप्पी बर्थडे चिल्ला देना प्लीज, ठीक है? किसी के तो मजे ले जिंदगी में। डोंट वरी, उन्हें हार्ट अटैक आ गया तो मुझे CPR देना आता है, मेरे पास ये मशीन है, ठीक है वो। ठीक है,
साइड वाली क्लास में पता नहीं इतनी देर से क्या कर रहे हैं। ओके, हाँ तो बच्चों, तुमने इस रियोस्टेट की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक सारी पुट करके देखी, और इसमें एक रेजिस्टेंस है, आ नहीं रहे, हद है यार। ये पॉइंट तो नहीं, लॉक लगाने के बाद उन्हें आइडिया हो जाएगा मैं कुछ गड़बड़ करने वाला हूँ। चलो कोई नहीं, देखते हैं, आने दो, किसी को भी आने दो। नहीं, हाँ भाई, हम इस रेजिस्टेंस को 0 से लेकर इंफिनिटी रख रहे हैं। बालकों, इस रेजिस्टेंस को 0 रख दिया, आई स्क्वायर आर कितनी पावर होगी? तुम्हारे नंबर जल्दी याद आ जाता है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो पावर कंज्यूम कैसे करेगा? दूसरा, इस आर को मैंने इनफाइनाइट रख दिया, सर्किट में करंट कितना होगा? 0। करंट ही नहीं होगा तो पावर का लॉस क्यों होगा? तो स्टार्टिंग में पावर नहीं है, लास्ट में पावर नहीं है, बीच में पावर होगी? होगी। तो पावर पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होने लग जाएगी, ऐसे कुछ सिनेरियो जाएगा। अब वापस आइए, आप देख सकते हैं इस सिचुएशन में पावर क्या है? मैक्सिमम। एनीवन, अगर पावर मैक्सिमम है तो कैपिटल आर विल बी इक्वल टू स्मॉल आर। प्लीज याद रखिएगा, अगर आपको लोड में मैक्सिमम पावर सप्लाई करनी है तो वो लोड इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। कोई कहे कि लोड पैंदा है तो कह देना लोड इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल पैंदा है मैक्सिमम पावर पे। सर तो गए, मैं किसको डराऊं? कोई बात नहीं बच्चे, फिर कभी, फिर कभी। हाँ, अब कोई आंसर देगा क्यों हम जानबूझ के रेजिस्टेंस ज्यादा रखते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस? पहली बात, अगर तुम कहीं से करंट सप्लाई कर रहे हो तो किसी छोटी मोटी पॉपुलेशन को तो करोगे नहीं। तो पॉपुलेशन तक मैक्सिमम करंट जाए, सॉरी मैक्सिमम पावर जाए, तो आउटपुट का रेजिस्टेंस हाई है तो इनपुट का भी हाई रखना होगा। दूसरी चीज, अगर कहीं गलती से तार भिड़ गए आपस में लोड तक पहुंचने तक, तो बैटरी तो एकदम दोनों टर्मिनल जुड़ सकते हैं, तो बैटरी वगैरह खराब ना हो, सप्लाई खराब ना हो, इसलिए भी इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा रखा है। तो एनसीईआरटी वगैरह खोल के देख लेना प्लीज, थोड़ा समझ में आ जाएगा। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हाँ बताइए, सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है? बोलो, अरे जल्द से बोलो। टिश्यू, शाबाश। अच्छा हो गया किसी ने टॉयलेट पेपर नहीं बोला। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज टिश्यू। घंटा, आओ वापस बैटरी में। तो देखिए, हम क्या करेंगे, काफी सारे सेल लेंगे और उन्हें सीरीज में लगा देंगे। बाय वाले फालतू में एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। हम तो अपने हिसाब से सेल अरेंज कर सकते हैं। आओ, मच्छर हैं क्या इस क्लास में? ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक सेल के बाद एक सेल होगा, लगातार होंगे, ठीक। एनीवन, सीरीज की कंडीशन क्या है? सब सीरीज में होने चाहिए, ये कंडीशन है, शाबाश। सबसे करंट सेम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए? ये मत कहना सेम बात है। देखो, अलग अलग सर्किट आइडेंटिकल होने की वजह से इक्वल इक्वल करंट जा सकता है। जैसे एक में आधा करंट जा रहा है, दूसरे में भी आधा करंट जा रहा है। देखो ये है, ये ऐसी ब्रांच हो गई, यहां से करंट आया, दोनों में आधा आधा करंट चला गया, तो यहाँ करंट इक्वल है, सेम नहीं है। अगर मैं कहूँ ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, जो करंट इससे गया वही करंट इससे जा रहा है, तो ये क्या है, सेम करंट। तो सीरीज में करंट सेम होता है और इक्वल भी होता है, ठीक। अब वापस देखें, हमारे पास ये एक सेल है और ये एक दूसरा सेल है। दोनों सेल कैसे हैं? सीरीज पैरेलल। पैरेलल में प्रूफ कर सकते हैं इन्हें, लेकिन लेट जस्ट से सीरीज में है।
तो यहां देखो, ये करंट कैसे फ्लो करवाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये करंट कैसे फ्लो करवाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो करंट क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे। ऑन द अदर हैंड ये कैसे हैं सीरीज में, आप ध्यान से देखें, ये करंट ऐसे फ्लो करवाना चाहता है, ये ऐसे, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो यहाँ करंट क्या होगा, E1 माइनस E2 अपॉन R1 R2 R3 जितने भी रेजिस्टेंस। ओके, थक गया बैठे बैठे, कोई नहीं, बीच में खड़े हो सकते हो अगर बोर हो रहे हो तो, पीछे डेस्क पे भी बैठ सकता है, पीछे बैठने के लिए कि नहीं कह रहा हूँ, पीछे वाले उस बेंच पे बैठ सकता है, डेस्क पे यहाँ बैठे बैठे। अरे जैसे ऑडियंस सूची हाइट के लिए नहीं बैठ जाती, उस सेंस में बोल रहा हूँ मैं। ओके, क्योंकि मैं नहीं समझाता। आगे वापस, द नेक्स्ट वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बो, हाँ भाई बताइए, अजीब बात है ना, कॉम्बिनेशन को कॉम्बो बोलते हैं। कोई नहीं, आओ, आपके पास एक सेल है, दूसरा सेल है, डॉट 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 डैश 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 लास्ट सेल है, सारे सेल कैसे हैं, पैरेलल में। हमें क्या करना है, इन सब को हटा के एक अकेला सेल बनाना है जो कि इतना हो, सबको रिप्रेजेंट करे। तो आरपी का तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/R1 1/R2 1/R3 ऐसे चलता रहेगा। ईपी का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग तरीके से आता है, ईपी बाई आरपी इज इक्वल टू E1 बाई R1 E2 बाई R2 EN बाई RN। ये कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल इन पैरेलल है, थोड़ा देख लेना, अगेन इस पर मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता पा रहा। KCL KVL आई होप आपको याद हो। ठीक, इसके बाद द नेक्स्ट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में पहला आता है एमीटर। एनीवन, एमीटर क्या है, एक डिवाइस जो ब्रांच के साथ सीरीज में लगाया जाता है जिससे हम करंट मेजर कर सकते हैं। एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, एनीवन, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर स्मॉल होता है प्रैक्टिकली, और आइडियल केस में एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, 0 रेजिस्टेंस हम कभी बना नहीं सकते। दूसरा केस वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम किसी भी ब्रांच या डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। ये पैरेलल में लगाया जाता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई, आइडियल केस में इनफाइनाइट। ओके, ये वोल्टमीटर हो गया। तीसरा क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो क्या बता सकता है किसी ब्रांच में करंट है या नहीं, इट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। तो आई होप आपको पता हो, हम गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, नल पॉइंट ढूंढते हैं, बैलेंसिंग लेंथ ढूंढते हैं। ठीक, तो आई थिंक मैं पोटेंशियोमीटर तो डिस्कस ही नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में मैंने करवाया है, पोटेंशियोमीटर वहां से पढ़ लेना। इस बार जेई के सेशन में पहले वाले में पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 क्वेश्चन। ठीक, पोटेंशियोमीटर सिलेबस में नहीं लिख रखा, लेकिन मेंस में आ चुके हैं, नीट में भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सा देख लेना। वो मैंने लगभग 40-50 मिनट का एक लेक्चर अपलोड कर रखा है रिसेंटली, पिछले हफ्ते में। ओके, हाँ भाई, फिर आइए गैल्वेनोमीटर एज एमीटर।
लेट जैसे घर में तुम्हें कोई चीज खोलनी है जिसमें स्क्रूज वगैरह हैं और तुम्हारे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है, क्या करोगे? चक्कू से खोल लोगे, प्लास से पकड़ के घुमाने की कोशिश कर सकते हो, कॉइन से घुमाने की कोशिश कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सेम गोज फॉर आवर लेबोरेटरी। लैब में सबसे ज्यादा खराब एमीटर होता है, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस कम है। कई बार गलती से एमीटर पैरेलल में लग जाता है, उसमें से करंट ज्यादा फ्लो हो जाता है, फ्यूज उड़ जाता है उसका। वोल्टमीटर खराब नहीं होते लैब में, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सीरीज में लगाओ पैरेलल में लगाओ करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, लेट जस्ट से एक लैब में सिर्फ गैल्वेनोमीटर प्रेजेंट है, लेकिन हमें चाहिए एमीटर और वोल्टमीटर। तो क्या करेंगे? रिवर्स इंजीनियरिंग, जुगाड़। ठीक है, तो हम जुगाड़ से एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं और गैल्वेनोमीटर को ही वोल्टमीटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और वोल्टमीटर को एमीटर और एमीटर को वोल्टमीटर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, हर एक डिवाइस दूसरा डिवाइस बनाया जा सकता है। ठीक, तो वोल्टमीटर को एमीटर भी बनाने वाले क्वेश्चन है, एमीटर को वोल्टमीटर वाले भी, एमीटर को हायर रेंज वाला एमीटर बनाने का क्वेश्चन है। सबका प्रिंसिपल सेम रहेगा क्योंकि सारे एक ही स्कूल में है। ठीक है, तो आइए गैल्वेनोमीटर एज एमीटर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक सर्किट है, मुझे इस सर्किट में क्या मेजर करना है? करंट। अगर मैं इस सर्किट में करंट मेजर करना चाहता हूं तो मुझे एमीटर लगाना पड़ेगा। कैसे? एनीवन? एमीटर कैसे लगता है? सीरीज में, लेकिन हमारे पास एमीटर ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने सीरीज में गैल्वेनोमीटर लगा दिया। प्रॉब्लम, गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट्स डिटेक्ट करता है, 1 मिली एम्पेयर, 2 मिली एम्पेयर या 1 माइक्रो एम्पेयर, 2 माइक्रो एम्पेयर। मान लो तुम एक बच्चों वाली वेइंग मशीन पे खड़े हो गए जिसमें 40 किलो तक रेंज है। आई होप सारे क्लास में 40 किलो से हैवी ही हो। ठीक है, मैं ही खड़ा हो गया लेट जैसे 90 किलो का, तो क्या होगा? क्या रीडिंग आएगी? सुई पूरी घूम जाएगी, में भी कार्टून से तो टूट जाएगी। तो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। गैल्वेनोमीटर की नीडल क्या करेगी? ट्वाइंग, मैक्सिमम पे जाकर रुक जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर तो उतनी वैल्यू रीड ही नहीं कर सकता। तो हमें पता है गैल्वेनोमीटर से करंट ज्यादा जा रहा है, करंट को किसी और डायरेक्शन से डाइवर्ट कर दो, जैसे कि नॉर्मली किया जाता है। अगर एक जगह का रोड बन रहा है और लेट जैसे आसपास में दिमाग है, तो उस रोड को डाइवर्ट कर देंगे कि नहीं यहाँ से घूमो। जैसे कि आपको पता ही होगा ये वाले रोड अपने यहाँ टूटे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से करंट को डाइवर्ट कर देंगे। हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम करंट कहीं और से निकले, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ज्यादा बड़े करंट रीड नहीं करता। तो हम पैरेलल में जो डिवाइस लगाएंगे दैट इज कॉल्ड शंट। यहां शंट का मतलब वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस है। फिजिक्स में शंट का मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल होता है। अगर मैं कहूं अ रेजिस्टेंस इज शंटेड, तो इसका मतलब होगा उसके साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया। ठीक, और फिर यहां से होगा गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाएगा वो IG होगा, और शंट से जो करंट जाएगा वो I माइनस IG होगा। दोनों पैरेलल में, वोल्टेज सेम रख दो। प्लीज याद रखिएगा यहाँ 3 डिवाइसेस हैं, गैल्वेनोमीटर, शंट और ये पूरा एमीटर। पूरे को एमीटर कहते हैं। तो आपका आंसर आएगा I इज इक्वल टू IG G बाय S प्लस 1। ध्यान से देखो, गैल्वेनोमीटर में जो करंट आएगा वो हम रीड कर सकते हैं। G और S की वैल्यू हमें पता है, कितने कितने रेजिस्टेंस है, आपके पास टोटल करंट आ जाएगा। दिस इज गैल्वेनोमीटर एज एमीटर। अब गैल्वेनोमीटर एज वोल्टमीटर। बाहर चिंपैंजी खुले छूट चुके हैं, जल्दी पढ़िए। चिंपैंजी वॉरफेयर देखा है किसी ने? देखना, अच्छा होता है। आइए, गैल्वेनोमीटर एज वोल्टमीटर। तो मेरे पास काफी सारे डिवाइसेस हैं, मेरे चुल हुई कि हाँ भाई इस डिवाइस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, क्या करूं? पैरेलल में वोल्टमीटर लगाऊं? लफड़ा है ही नहीं, तो पैरेलल में गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? हाई, लेकिन गैल्वेनोमीटर का तो लो है, तो क्या करें?
ਗੈਲਵਨੋਮੀਟਰ के साथ लोड लगा दो, ਗੈਲਵਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਦੋ ਉਹਨੂੰ। आई होप किसी को यहाँ पंजाबी ना आती हो, ठीक, क्योंकि आती है तो मेरे को। तो यहाँ फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू आई आर, आर कितना होगा ये, so this is एम, okay,